तो शुरू करेंगे बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 3 LPG। LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों शुरुआत इस चैप्टर में सबसे पहले यहां से होती है कि 1991 से पहले हमारे देश के क्या हालात थे, यानी कि हमारे देश में क्या सिनेरियो था। तो हमारे देश का पॉइंट नंबर 1 जो फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत ज्यादा था। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट एक टर्मिनोलॉजी है जो हम गवर्नमेंट बजट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस ऐसा समझ लो ब्रीफ में, बिल्कुल छोटे भाषा में, फिस्कल डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, उधार समझ लो। सरकार ने जो उधार ले रखा है, बोरो कर रखा है पैसा, उसे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा था। पॉइंट नंबर 2, हमारे देश में महंगाई बहुत ज्यादा थी, यानी कि इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा था। पॉइंट नंबर 3, हमारे देश का ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट किसे बोलते हैं? ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि भाई जब हम अपना सामान बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो पैसा आता है, और वही सामान बाहर से खरीदते हैं तो पैसे पे करने पड़ते हैं, पैसा चला जाता है। तो एक्सपोर्ट करे हुए सामान से आया हुआ पैसा और इंपोर्ट करे हुए सामान के बदले में दिए हुए पैसे के डिफरेंस को ट्रेड डेफिसिट कह सकते हैं। तो हम सामान ज्यादा खरीदा करते थे और बेचा जो है वो बहुत कम करा करते थे। मतलब नट शेल में कह लो कि हमारा खर्चा ज्यादा होता था और इनकम कम होती थी, तो उसे ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो वो भी हमारे देश का बहुत ज्यादा था। पॉइंट नंबर 4, एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट का मतलब हो गया कि हमने विदेशी कंट्रियों से, मतलब बहुत सारे फॉरेन कंट्रियों से लोन ले रखे थे, डेट हो रहा था, उधार था, तो हमारा एक्सटर्नल डेट भी हमारे देश का बहुत ज्यादा था। और PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो हमारे देश में PSU कंपनियां थीं, उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल आपकी तरह था जैसा आपका अभी क्लास 12th में परफॉर्मेंस है अभी तक का, बिल्कुल वैसा परफॉर्मेंस PSUs का भी था। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद ही रहेगा ऑटोमेटिकली, यानी कि पुअर था, बहुत बेकार था। तो हमारे देश में ये हालात चल रहे थे 1991 से पहले। महंगाई ज्यादा थी, ट्रेड डेफिसिट ज्यादा था, गवर्नमेंट की बोरोइंग ज्यादा थी, एक्सटर्नल उधार बहुत ज्यादा था, और PSU का परफॉर्मेंस था आपकी तरह। ठीक है, तो इन पांचों बेकार बातों के बाद, मतलब कि ये सिनेरियो थे, ये हालात थे हमारे देश में 1991 के आसपास। तो फिर 1991 में एक बहुत बड़ी क्रांति आई जिसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई 1991 में। अब इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों आई ये पॉलिसी? तो देखें बच्चों, इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फिस्कल डेफिसिट यहां बढ़ा हुआ है उसे कम कर दो, यानी गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स हैं उसे कम कर दिया जाए, ये ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, जो महंगाई यहां बढ़ी हुई है उस इन्फ्लेशन को कम कर दो। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव था इस इकोनॉमिक पॉलिसी का कि जो इन्फ्लेशन है उसको कम कर लिया जाए या उसको कंट्रोल कर लिया जाए। तीसरा, जो यहां ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हुआ था उसे कम कर दिया जाए, यानी कि जो हम इनकम कमाते हैं बाहर एक्सपोर्ट करके वो बहुत कम थी, तो उसको डेफिसिट को कम कर दिया जाए ताकि इनकम बढ़ जाए हमारी। और फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, हम चाहते थे कि विदेशी पैसा, मतलब फॉरेन कंट्रीज से इन्वेस्टर्स या फॉरेन कंट्रीज से लोग हमारे देश में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, यानी कि फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो बढ़ना शुरू हो जाए। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि फिस्कल डेफिसिट कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए, ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए और फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो बढ़ जाए। अच्छा, इसके अलावा भी और कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि एफिशिएंसी, मतलब जिस हिसाब से हम काम करते हैं, टाइम वेस्ट जिसको बोल सकते हो, एफिशिएंसी जो है वो बढ़नी चाहिए ताकि कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके
उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी, हमारे देश की प्रोडक्टिविटी है गुड्स बनाने की, वो भी बढ़ जाए। पहले हम कम गुड्स बनाते थे और अब हम चाहते हैं कि ज्यादा गुड्स बनने शुरू हो जाएं। ये सब इस पॉलिसी के उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। भाई हर चीज का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है ना कि क्यों कर रहे हैं, तो ये इसलिए कर रहे हैं। और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ये भी थोड़ा बढ़ जाए। जब हम नई पॉलिसी अपनाएं तो हम दुनिया के साथ कॉम्पीट कर पाए, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस इंटरनेशनल हो जाए। तो इन सब ऑब्जेक्टिव्स की वजह से एक तरह से समझ लो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 की। तो ये तो थे हालात, और इन हालातों के बाद आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स थे ये। ठीक है जी। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, ये ऑब्जेक्टिव्स दो तरह से कैटेगराइज कर दिए गए थे, नंबर 1 और नंबर 2। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, जो ये वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये वाले ऊपर के 4 समझ लो मोटे मोटे, ऊपर के 4 ऑब्जेक्टिव्स को क्या नाम दिया था आप बताओगे? हाँ, वेरी गुड। हाँ, मैंने हिंट दे रखा है इसलिए बच्चों को पता है, मैंने हिंट दे रखा है इसलिए बच्चों को पता है। तो इन्हें बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स, इन्हें बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स। ये थे स्टेबलाइजेशन मेजर्स, मतलब कि चीजों को स्टेबलाइज किया जा सके। ये जो महंगाई बढ़ी हुई है, बोरोइंग बढ़ी हुई है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हुआ है, इन्हें कम करा जा सके। तो ये थे स्टेबलाइजेशन मेजर्स। और ये बताओ, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, ये कौन से मेजर्स थे? ओके, हाँ सही, ये थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स, ये थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। ठीक है जी। तो मतलब ये इंट्रोडक्शन है, ऐसे शुरुआत हुई इस चैप्टर की कि भाई हालात जो थे वो बहुत बुरे थे, तो इन हालातों से निपटने के लिए एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, जिसके उद्देश्य थे ये सब चीजें जो मोटे मोटे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल मेजर्स। तो अब ये पूरा पेज अगर समझ आ गया तो थम्स अप भेजो, फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके, क्लियर, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर, सबको क्लियर। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। तो अब ये पॉलिसी आगे अब डिटेल में खुलेगी। अब इस पॉलिसी में 3 पिलर्स थे, या समझ लो 3 कंपोनेंट्स थे इस पॉलिसी के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि किस में क्या था। तो सबसे पहले बच्चों हम शुरुआत करेंगे लिबरलाइजेशन से। लिबरलाइज करना क्या होता है, पहले तो इस वर्ड का नॉर्मल आम जीवन में मीनिंग समझते हैं। लिबरल होना या लिबरलाइज करने का मतलब होता है छूट दे देना, ठीक है ना, कि जो पाबंदियां होती हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जब उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाता है तो उसको सिंपल भाषा में कहते हैं लिबरल हो जाना, लिबरलाइज कर देना। तो वहां से ये टर्म जन्म लेती है, लिबरलाइजेशन। तो इस लिबरलाइजेशन का पहले ऑब्जेक्टिव क्या था वो देखते हैं कि भाई इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। प्रमोट एंटरप्रेन्योर एनर्जीज, यानी कि भाई हमारे देश में एक उस समय नौजवान खून चरम सीमा पर था, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आना चाह रहे थे। तो इस पॉलिसी में उन्हें आने का पूरा अवसर दिया गया, उन्हें प्रमोट करा गया। जो नया यंग टैलेंट है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें प्रमोट करा गया। तो लिबरलाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव था कि जो भी नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें प्रमोट किया जाए। पॉइंट नंबर 2, गेट रिड ऑफ कॉस्टली डिलेज। पहले क्या होता था, पहले इतने ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस हुआ करते थे कि एक छोटा सा काम कराने के लिए महीनों लगना पड़ता था।
महीनों इंतजार करना पड़ता था और पैसे अलग खर्च होते थे। तो इतना समय निकल जाए, इतना डीले हो जाए काम, उसको हटा दिया जाए। तो लिबरलाइजेशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव था गेट रिड ऑफ कॉस्टली डीलेज। अब डीले नहीं होना चाहिए काम। तीसरा, एनहेंस प्रोडक्शन। लिबरलाइजेशन का तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो प्रोडक्टिविटी है हमारे देश में वो बढ़नी चाहिए। नियम जो हटा रहे हैं हम, रूल्स रिस्ट्रिक्शंस जो कम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव ये है कि देश की प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो अगर हम पहले इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो बढ़ के इतना हो जाए। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव था प्रोडक्शन बढ़े। चौथा, अपग्रेड टेक्नोलॉजी। लिबरलाइजेशन का चौथा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है हम उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, बेहतर कर सकें, क्योंकि पहले नियमों की वजह से हम पुरानी ही टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। लेकिन लिबरलाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव यह भी था कि हम बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। और पांचवा ऑब्जेक्टिव, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, जो पहले भी था पॉइंट, कि लिबरलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये कि हमारा भारत देश एक इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो जाए, मतलब हम भी दुनिया के साथ कॉम्पीट करने लायक हो जाएं। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स थे लिबरलाइजेशन के, कि भाई लिबरलाइजेशन क्यों करना जरूरी था या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे ये कि एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा प्रमोट किया जा सके, कॉस्टली डिलेज से बचा जा सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया जा सके और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस भी हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव्स का थम्स अप भेजो। ओके, ठीक है जी। तो अब सर ऑब्जेक्टिव्स तो चलो समझ आ गई बात। अब लिबरलाइजेशन में आखिर हुआ क्या? लिबरलाइजेशन में आखिर हुआ क्या? तो लिबरलाइजेशन में हुई बच्चों 5 बातें, मतलब जितने आपको रोज थप्पड़ पड़ने चाहिए पापा से उतनी बातें हुई 5। नंबर 1, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स। नंबर 2, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। नंबर 3, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। नंबर 4, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। और नंबर 5, टैक्स रिफॉर्म्स। तो 5 अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स हुए लिबरलाइजेशन में। तो वो 5 रिफॉर्म्स क्या हैं डिटेल में देखते हैं 1 बाय 1। अच्छा, पहला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स, मतलब कि इंडस्ट्री से संबंधित जो रिफॉर्म्स हैं। तो उसमें 3 मेन बड़ी बातें क्या? पहला, लाइसेंसिंग। याद है हमने पढ़ा था शुरू में कि पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। कोई भी नई ब्रांच खोलनी है तो लाइसेंस लो, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो लाइसेंस लो, एक्सपैंड करना है तो लाइसेंस लो, हर चीज में लाइसेंसिंग हुआ करती थी। तो सबसे पहला रिफॉर्म ये आया कि अब से ये सब लाइसेंसिंग बंद, अब हमें कोई लाइसेंसिंग नहीं लेनी। लाइसेंसिंग को हटा दिया गया, लाइसेंसिंग का प्रोसीजर खत्म कर दिया। अब हमें लाइसेंस नहीं लेना, हटा दो। बस कुछ कुछ जगह पे छोड़ दिया, लेकिन मेजॉरिटी जगह से लाइसेंसिंग हटा दी। पॉइंट नंबर 2, हमने पढ़ा था रिजर्वेशन पॉलिसी। याद है रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसमें बोल दिया था कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पीएसयू ही बनाएंगे, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्मॉल सेक्टर ही बनाएंगे। तो उनके लिए हमने प्रोडक्ट्स रिजर्व कर दिए थे, तो वो भी सब हटा दिया, कहा ये सब अब कुछ नहीं चलेगा। तो डी रिजर्वेशन हो गया। डी रिजर्वेशन का मतलब रिजर्वेशंस हटा दिए मेजॉरिटी जगह से, कि अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज पीएसयू ही बनाएगी या ये चीज स्मॉल सेक्टर ही बनाएगा, सब हटाओ, कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो पीएसयू में भी और स्मॉल सेक्टर में भी सब रिजर्वेशन हटा दिए, जिसको बोला डी रिजर्वेशन। और इसी का एक एक्सटेंशन समझ लो, एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन। पहले प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए तरह तरह के लाइसेंस लेने पड़ते थे, उसमें नियम हुआ करते थे। तो उसको भी बड़ा उसमें भी नियमों को बड़ा छूट देकर बड़ा आसान बना दिया। यानी अब एक्सपैंड करने के लिए भी हमें कोई लाइसेंसिंग की या कोई रूल्स की ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, तो हम आसानी से अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते थे। तो मोटा मोटा 3 मेन चीज हुई, या 4 समझ लो मेन चीज हुई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स में। लाइसेंसिंग खत्म कर दी,
पीएसयू में डी रिजर्वेशन हो गया, एसएसआई में डी रिजर्वेशन हो गया, और एक्सपेंशन जो है प्रोडक्शन का वो बड़ी आसानी से हो सका। तो मतलब 4 मेन पॉइंट्स हुए। तो अब मुझे 4 मेन पॉइंट्स के लिए थम्स अप भेजो कि क्लियर। ओके, ठीक है जी। तो बच्चे कह रहे हैं क्लियर। ठीक है, तो 4 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है ना, तो एग्जाम में आएगा तो 4 पॉइंट लिख लेंगे। 4 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, अगर पूछेगा तो 4 नंबर का ही आएगा, उससे ज्यादा का पूछेगा नहीं। अच्छा जी, अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब होता है भाई जो पैसे से रिलेटेड है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में भी मोटा मोटा 4 बातें समझ लो कि क्या करी सरकार ने। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, अब उसमें तो आप चैंप आपको पता ही है, तो एसएलआर को कम कर दिया। अब एसएलआर कम करने से होगा क्या, आफ्टर इफेक्ट सोचो, जो बैंकिंग चैप्टर में पढ़ रखे हैं। एसएलआर जब कम हो जाएगा तो बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक, वो लोगों को ज्यादा पैसे दे पाएंगे, तो थोड़ा सा क्रेडिट क्रिएशन जो है बैंक ज्यादा कर पाएगा। तो एसएलआर जो है वो कम कर दिया। दूसरा, गवर्नमेंट ने प्रमोट करा स्टॉक एक्सचेंज को। 1990s में स्टॉक एक्सचेंज बहुत कम लोग जाना करते थे, और शेयर्स में इन्वेस्ट करना लोग इतना जानते ही नहीं थे, डरते थे, सोचते थे ये तो जुआ है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट करा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज में आना शुरू हुए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रिफॉर्म आया स्टॉक एक्सचेंज का डेवलपमेंट। तो 90s में काफी पॉपुलर हो चुका था स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा, गवर्नमेंट ने प्रमोट करा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ज्यादा हों, यानी एफडीआई को बढ़ाने पर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने पर गवर्नमेंट ने जोर दिया। और इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर के अंदर तो एफडीआई की लिमिट भी बढ़ा दी। पहले मान लो सिर्फ 20% पैसा आ सकता था विदेश से, उसको बढ़ाकर 40 या 50% कर दिया। यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर। और सबसे बढ़िया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म ये कि बैंकों का निजीकरण हो गया, यानी प्राइवेटाइजेशन कर दिया बैंकों में। नए नए प्राइवेट बैंक्स खुलने लगे और उनकी नई नई ब्रांचेस अलग अलग शहरों में खुलने लगी। तो प्राइवेट बैंक्स पर इतना ज्यादा फोकस करा गवर्नमेंट ने कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स अलग अलग शहरों में खुलना स्टार्ट हो गए, और उनके लिए रेगुलेशंस भी ज्यादा नहीं थी। तो फाइनेंशियल सेक्टर में मोटे मोटे 4 रिफॉर्म्स हुए। तो चारों समझ आ गए तो भेजो थम्स अप। एसएलआर कम, स्टॉक एक्सचेंज का प्रमोशन, एफडीआई बढ़ा दिया और प्राइवेट बैंक्स को भी प्रमोट कर दिया। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद आए तीसरे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेड मतलब व्यापार से संबंधित, ठीक है ना, व्यापार और निवेश से संबंधित, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो इसमें भी 4 बातें मेन हुई। पहली चीज, इंपोर्ट लाइसेंसिंग। याद करो, पहले पढ़ा था कि बाहर से सामान मंगवाने के लिए इंपोर्ट लाइसेंसिंग मतलब कि परमिशंस लेने पड़ते थे। एक इंपोर्ट करने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, इंपोर्ट लाइसेंसिंग हुआ करती थी। तो सबसे पहला रिफॉर्म ये आया कि इस इंपोर्ट लाइसेंसिंग को हटा दिया गया। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दिल खोल के इंपोर्ट करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब मेजॉरिटी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग स्वाहा। दूसरा, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। याद है हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस होते थे कि अगर बाहर से टी शर्ट मंगवा रहे हो, तो ऐसी बोल रहा हूं उदाहरण के तौर पे, तो सिर्फ 2 ही मंगवा सकते हो। बाहर से जूते मंगवा रहे हो तो खाली 3 मंगवा सकते हो। तो क्वांटिटी पर भी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, तो वो भी रिफॉर्म्स के अंदर कर दिया स्वाहा। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस खत्म, अब मंगवाओ 1000 जूते बाहर से, 1000 टी शर्ट, कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं। तीसरा रिफॉर्म, टैरिफ। टैरिफ मतलब बाहर से गुड्स मंगवाने पर ज्यादा टैक्स लगाया करते थे, टैरिफ मतलब टैक्स, तो उस ज्यादा टैक्स को भी बहुत 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 कम कर दिया। तो तीसरा रिफॉर्म ये कि टैरिफ्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कम कर दिए, टैक्स कम कर दिया। और चौथा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया, यानी
कोशिश ये करी गई कि हम अपने कंट्री के गुड्स को बनाकर बाहर बेच सकें, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन करा गया। तो चौथा रिफॉर्म ये कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर गवर्नमेंट ने फोकस किया। तो ये हैं 4 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो भेजो चारों का थम्स अप। ओके, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है, चलो क्या बात है। फिर आया एक छुटकू रिफॉर्म। छुटकू रिफॉर्म का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में एक ही मेन चीज है। 1991 में जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप लिया था उस समय, जिसने देश की तस्वीर बदल दी थी। वो क्या था? एक सबसे बड़ा स्टेप था, उन्होंने अपनी भारत की करेंसी को डीवैल्यू कर दिया था। यानी कि हमने क्या करा? हमने डीवैल्यूएशन कर दिया था रुपी का। अब ये डीवैल्यूएशन क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर के अंदर डिटेल में। तो अभी ज्यादा मत सोचना, घुटने में दर्द होगा। तो बस अभी ये याद रखो कि हमने क्या करा था, हमने अपनी करेंसी को, अपने रुपए को डीवैल्यू कर दिया था। अच्छा, तो डीवैल्यू होने से किसी भी करेंसी के अगर डीवैल्यू का अगर प्रभाव देखें तो 2 इफेक्ट्स होते हैं। ये आपको आगे के चैप्टर में डिटेल में समझाऊंगा कैसे। वो 2 इफेक्ट्स ये होते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए, यानी हम ज्यादा सामान अब बाहर बेच पा रहे थे क्योंकि हमारा सामान सस्ता हो गया था, और कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए थे। तो बाहर से जो हम सामान खरीदते थे, जो इंपोर्ट्स करते थे, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गए थे क्योंकि बाहर के गुड्स महंगे हो गए थे। तो हमारे देश ने जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म करा, सबसे बड़ा वो ये कि हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। ये टर्म याद रखना, डीवैल्यू। डीवैल्यू का मतलब होता है कि वैल्यू कम कर देना। मान लो ये पेन है 100 रुपए का, तो मैंने अब इसको जानबूझ के कम करके बना लिया 2 रुपए का, तो इसको बोलते हैं डीवैल्यू करना। तो हमने अपने रुपी को, अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर लिया था। अच्छा, तो उससे 2 इफेक्ट्स क्या हुए? हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए और इंपोर्ट्स कम होने शुरू हो गए। तो इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो इंप्रूव हो गया। नहीं तो हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते के पैसे बचे थे अगर हम ये ना करते तो हम सिर्फ अपने 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स फाइनेंस करते, उसके बाद सब जीरो हो जाता। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में ये हुआ। तो भेजो थम्स अप। ओके, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्लियर, ओके। फिर उसके बाद आए आखिरी रिफॉर्म्स जो अभी भी चल रहे हैं, जिसमें तो अभी भी कुछ स्टेप अभी भी हो रहे हैं। टैक्स रिफॉर्म्स, कर, टैक्स मतलब कर। खैर, तो टैक्स रिफॉर्म्स में क्या करा गवर्नमेंट ने? मेन काम, इंडिविजुअल्स पे लगने वाला इनकम टैक्स, कंपनियों पे लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स, है ना भाई। मान लो पहले 30% लग रहा था कि मैं 100 रुपए कमाऊंगा और 30 रुपए गवर्नमेंट को दे दूंगा, तो गवर्नमेंट ने वो टैक्स जो है कम कर दिया। तो सबसे मेन काम गवर्नमेंट ने क्या करा? टैक्स रेट्स कम कर दिए, इंडिविजुअल के लिए भी और कंपनियों के लिए भी। तो सबसे पहले उनको राहत दी, लोगों को लगा चलो अब ठीक है, तो गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स कम कर दिए। दूसरा, गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लेकर आई। वो क्या रिफॉर्म्स थे? पहले भी चल रहे थे और अब तो बहुत बड़े रिफॉर्म आ चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्स पहले अलग अलग हुआ करते थे देश में, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही उन अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर, मर्ज करके एक बना दिया, ताकि उससे जो है एक सिस्टम आसान बन जाए। तो वहां से इंट्रोडक्शन हुआ जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी के बारे में आप सारी बातें ऑलरेडी जानते हो, ज्ञानी व्यक्ति हो। तो एक तो रिफॉर्म आया ये जीएसटी, और 2016 में आपको पता ही है दूसरा रिफॉर्म क्या आया? डीमोनेटाइजेशन।
तो डीमोनेटाइजेशन में क्या करा, वही आपको पता है कि जो हमारे कुछ एग्जिस्टिंग करेंसी नोट्स थे 500 और 1000 के, उसको बंद कर दिया, ताकि जो ब्लैक मनी जनरेट हो चुकी थी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा, उसको कंट्रोल करा जा सके। तो ये कुछ लेटेस्ट रिफॉर्म्स हैं। और बाकी मेजर पुराने रिफॉर्म्स हैं दो, कि इंडिविजुअल का टैक्स और कॉर्पोरेट का टैक्स कम कर दिया, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कुछ इजी बना दिया प्रोसेस, या इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी कुछ रिफॉर्म्स लाई थी गवर्नमेंट, जो रिसेंटली अभी जीएसटी के रूप में आप देखते हो। तो वो छोटे से हैं टैक्स रिफॉर्म्स। तो टैक्स रिफॉर्म्स का भेजो थम्स अप। ओके, क्लियर। ओके जी, ओके, क्लियर, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन के अंदर की सारी कहानी है ये, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकता है, तो हम बता देंगे 4 नंबर में। खाली 3 नंबर में कोई भी इंडिविजुअल रिफॉर्म्स पूछ सकता है 3 नंबर में, वो हम बता देंगे। और 6 नंबर में कुछ भी पूछ सकता है पूरा, तो भी हम बता देंगे। तो ये तो कहानी हो गई लिबरलाइजेशन की। फिर आता है जी नंबर 2। नंबर 2 का नाम है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन के बारे में देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले वेज, तरीके, कैसे होगा प्राइवेटाइजेशन, क्या तरीके हैं। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप। अब देखो, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप का क्या मतलब है। भाई मान लो एक कंपनी है, ठीक है, उसके मैनेजमेंट में 2 लोग इन्वॉल्व हैं, एक प्राइवेट वाला और एक सरकारी, ठीक है। ये दोनों मिले हुए हैं अभी और एक कंपनी चला रहे हैं। अब इसने सोचा, इस हाथ ने सोचा, गवर्नमेंट वाले ने सोचा, यार मैं विड्रॉ कर देता हूं, मैं हटा देता हूं अपने आप को। तो धीरे 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 इसने हाथ छुड़ाया और ये चला गया और ये बाहर हो गया। तो अब कंपनी में सिर्फ कौन बचा, सिर्फ प्राइवेट वाला बचा। तो इस तरीके को बोलते हैं विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या करा, कंपनी में से, कंपनियों में से खुद ही विड्रॉ कर लिया, खुद ही हट गए, खुद ही चले गए। तो ऑटोमेटिकली कंपनी में कौन बचा, सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप बची। तो एक तरीका है ये विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप। दूसरा, सेल ऑफ एसेट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ये आदमी जो है ये एंटरप्रेन्योर है, मान लो कोई टाटा, बिरला, कोई भी। तो दूसरा तरीका है सेल ऑफ एसेट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। दूसरा तरीका क्या है सरकार के पास, कि भैया ये कंपनी के एसेट्स हैं, ये बेच दिए। किसको बेच दिए, रतन टाटा साहब को बेच दिए, या आदित्य बिरला साहब को बेच दिए, किसी भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को बेच दिए बस। तो जैसे ही आप सारे एसेट्स किसी को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को बेचोगे, तो कंपनी का मालिक कौन बन जाएगा, रतन टाटा साहब बन जाएंगे, आदित्य बिरला साहब बन जाएंगे, मतलब कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। तो दूसरा तरीका था गवर्नमेंट के पास ये। फिर इसी चीज को एक टेक्निकल भाषा में कहते हैं, या कॉन्सेप्ट बना दिया, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं, जब आप अपना पैसा कहीं निवेश करते हो, वो होता है इन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब आप उसी पैसे को नहीं करते या हटा देते हो वहां से, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, 2 बातें या 2 चीजें। सेलिंग ऑफ शेयर्स, या तो डिसइन्वेस्टमेंट शेयर्स बेच के की जा सकती है। भाई एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, उस पब्लिक कंपनी के शेयर्स गवर्नमेंट क्या करती है, किसी प्राइवेट सेक्टर वाले को या किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को बेच देती है। तो सारा मालिकाना हक किसका हो जाता है, प्राइवेट वाले का हो जाता है। तो इसे बोल देते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और या फिर दूसरा तरीका है डिसइन्वेस्टमेंट का, स्ट्रेटेजिक सेल। स्ट्रेटेजिक सेल क्या होती है, अच्छा आप बताओ। अब स्ट्रेटेजिक सेल भेजना जरा, क्या होता है स्ट्रेटेजिक सेल। सर ये क्या पूछ लिया, स्ट्रेटेजिक सेल, सर ये क्या कह रहे हो आप। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसमें शेयर सेल करते हैं स्ट्रेटेजी के साथ।
उसे स्ट्रेटेजिक सेल बोलते हैं। तो क्या है वो स्ट्रेटेजी? भाई स्ट्रेटेजिक सेल, सेल मतलब बेच रहे हैं, शेयर्स बेचेंगे हम और स्ट्रेटेजी के साथ बेचेंगे। ठीक हो गई बात? तो क्या है वो स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी से सेल करना। ठीक है, तो तुक्के तो सही मार रहे हो। तो स्ट्रेटेजिक सेल का मतलब यही है कि एक स्ट्रेटेजी के साथ बेच रहे हैं शेयर्स। तो देखो फर्क समझो क्या है। ये मेरे पास एक चॉकलेट है मान लो, और वो सामने एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर खड़ा है। मैंने क्या करा है, पूरी चॉकलेट खोली रैपर से निकाल के, मैंने कहा ये लो भाई साहब। तो ये तो मैंने पूरा क्या करा, सेल कर दिया। ये तो हो गया ये तरीका, सेलिंग ऑफ शेयर्स। अब स्ट्रेटेजिक सेल देखो क्या होती है। स्ट्रेटेजिक सेल में ये चॉकलेट है डेयरी मिल्क वाली, है ना, तो उसका मैंने पहले एक पीस तोड़ा टड़क, और एक पीस तोड़ के उसको दे दिया। मैंने कहा कल आना, फिर वो कल आएगा, फिर बचा हुआ एक पीस और तोड़ के उसको दे दिया। फिर मैंने कहा अब अगले हफ्ते आ जाओ, फिर अगले हफ्ते मैंने 2 पीस तोड़ के फिर उसको दे दिया। तो ऐसे महीने हो गए, और 3-4 महीनों के बाद ये पूरी चॉकलेट टुकड़े टुकड़े करके उसके पास पहुंच गई। तो इस प्रकार की सेल को स्ट्रेटेजिक सेल बोलते हैं। धीरे धीरे, है ना, मान लो किसी ने आपको खींच के थप्पड़ मार दिया एक बार, तो भाई इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा ना अचानक से, तो धीरे धीरे करेंगे, रोज एक रोज एक रोज एक। तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक सेल। तो बोलो समझ आ गया जी? हाँ, अब सही कहा बच्चों ने कि धीरे धीरे सेल करना, या पार्ट्स में बेचना, या एक साथ ना बेचना। ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया डिसइन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके। तो पूरी चॉकलेट एक बार में दे दो, या चॉकलेट काट काट के रोज थोड़ी थोड़ी दे दो, तो स्ट्रेटेजिक सेल हो गई। अच्छा, अब 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिसइन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या क्यों कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट, या सरकार ने क्यों सोचा डिसइन्वेस्टमेंट का, इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो देखो भाई, पब्लिक सेक्टर नाकारा है ना, पब्लिक सेक्टर आपकी तरह है, पुअर परफॉर्मेंस, नाकारा है। तो एक तो उनकी नकारगी यानी इनएफिशिएंसी कम हो जाए, तो इसीलिए बेच दिया उन्हें। भाई आप अभी घर में हो, माता पिता के पास हो, माता पिता के लाड प्यार में पल रहे हो, तो आपके 100 नखरे झेले जा रहे हैं। यही आपको उठाकर अगर किसी हॉस्टल में डाल दिया जाए, जहां आपको रोज 2 डंडे सुबह और रोज 2 डंडे सोने से पहले पड़े, तो आप सुधर जाओगे ना। जो काम चोरी आपके शरीर में है, जो आलस आपके शरीर में है, वो सब दूर हो जाएगा। तो इसी तरह पब्लिक सेक्टर की जो इनएफिशिएंसी है, उसे कम करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। दूसरा, सरकार के ऊपर कर्जा भी था, तो वो कर्जा कम करने के लिए, भाई अगर मेरे सर पे कर्जा है, लोन है, तो मैं उसको कम करने के लिए क्या करूंगा, अपनी चीजें बेच दूंगा। ये चॉकलेट मैंने बेच दी किसी को, तो सरकार ने क्या करा, पब्लिक सेक्टर के शेयर्स बेच दिए पब्लिक डेट को कम करने के लिए। तीसरा, इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। भाई आप बच्चे अभी घर में बैठे हो, आपको अभी कंपटीशन का पता ही नहीं है कि कंपटीशन है क्या, है ना, इसीलिए आप नालायक हो। अगर मैं आपको उठा के निकाल दूं और किसी एक ऐसी जगह डाल दूं जहां पे 2 लाख बच्चे हों जो आप ही से कॉम्पीट कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी भी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, आप अपने आप अच्छा करने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी पीएसयूज को क्या करा, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। अब वो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई। और चौथा, बहुत सारे पीएसयू नुकसान में चल रहे थे, तो भाई ये तो अंतिम रास्ता होता है ना, ये तो लास्ट तरीका है। अब पीएसयू चल रहे हैं लॉसेस में, तो क्या करोगे भाई, अब लॉस लेके तो घूमोगे नहीं जिंदगी भर। तो सरकार ने सोचा छुट्टी करो, इन्हें बेच दो, और पीएसयू कंपनियां डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। तो 4 बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हो गए डिसइन्वेस्टमेंट के। तो भेजो थम्स अप। ओके, ठीक है, ओके, है ना। तो 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है।
उसके बाद अब क्वेश्चन पूछेगा रैशनल बिहाइंड प्राइवेटाइजेशन। क्या रैशनल था प्राइवेटाइजेशन के पीछे? मतलब लोग या सरकार क्या सोच रही थी, क्यों वो प्राइवेटाइजेशन के फेवर में थी, क्या थी ऐसी बातें? तो देखो सरकार का क्या मानना था कि प्राइवेटाइजेशन क्यों जरूरी है। नंबर 1, प्रमोट कंपटीशन, ये तो मैंने बता ही दिया भाई, इससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को फायदा मिलेगा। दूसरा, अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सरकार ने सोचा जब हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, जब हमारे देश में अच्छी अच्छी प्राइवेट कंपनियां होंगी, तभी तो विदेशी व्यक्ति पैसा निवेश करेगा ना भाई। विदेशी व्यक्ति नहीं तो किसी सरकारी कंपनी में थोड़ी ना पैसा निवेश करेगा भाई। आप खुद सोचो, एक हो आप नाकारा नलायक और मुझे 1 करोड़ रुपए दाव लगाना हो, तो मैं आप जैसे नाकारा बच्चे पर दाव लगाऊंगा जो कुछ नहीं करना जानता, जो इनएफिशिएंट है, जो लॉसेस में है, या मैं किसी ऐसे बच्चे पर दाव लगाऊंगा जो मुझे पता है ये बड़ा इफेक्टिव और एफिशिएंट है, समझदार है, होशियार है ना? नेचुरल सी बात है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो एफडीआई भी ज्यादा आएगा। तीसरा, प्रमोट कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर सोवरेनिटी पहले भी बताया था, इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर इज किंग। तो अब जब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होता है तो उससे हमेशा कंज्यूमर को फायदा मिलता है, क्योंकि इतनी कंपनियां हो जाती हैं, इतना कंपटीशन हो जाता है कि कोई भी कंपनी खराब प्रोडक्ट बेच नहीं सकती, क्योंकि कंज्यूमर के पास नहीं तो दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट लेने का ऑप्शन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे कंज्यूमर सोवरेनिटी भी प्रमोट होती है। और चौथा गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था प्राइवेटाइजेशन का, मैनेजेरियल एफिशिएंसीज बढ़ाना। अब भाई सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, कभी आप किसी सरकारी बैंक में चले जाओ, ठीक है जी, तो वहां के स्टाफ को देख लो आपके साथ कैसे वो डील करेंगे, है ना? और वही आप किसी प्राइवेट बैंक में चले जाओ तो वहां के स्टाफ को देखो वो आपके साथ कैसे डील करेंगे। तो कहां का मैनेजमेंट आपको ज्यादा इफेक्टिव लगता है? प्राइवेट कंपनियों का। तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी इसीलिए था सरकार के मुताबिक, इससे मैनेजेरियल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो 4 ऑब्जेक्टिव्स थे या 4 रैशनल थे सरकार के पास, जिसके लिए वो सोच रही थी कि प्राइवेटाइजेशन करें। तो भेजो थम्स अप। ओके ओके, ठीक है जी, वेरी गुड। लेकिन हर सिक्के के होते हैं 2 पहलू, हर सिक्के के होते हैं 2 पहलू। तो सरकार ने तो ये अच्छा अच्छा सोचा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी जो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट चली गई। मतलब कुछ बातें ये भी थी जो प्राइवेटाइजेशन का समझ लो ड्रॉबैक्स थी। तो केस अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन क्या? अब देखो, गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। भाई ये तो जग जाहिर बात है कि जहां पर भी प्राइवेट कंपनियां ज्यादा होंगी, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होगा, तो हर प्राइवेट कंपनी का मोटिव होगा सीधा सीधा मुनाफा कमाना। तो वो अपने मुनाफे के पीछे पीछे इतना भागना शुरू कर देंगी, इतना भागना शुरू कर देंगी कि वो जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उनके बारे में नहीं सोचेंगी, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर करना उनका काम नहीं है, उनका काम है अपना मुनाफा कमाना। तो प्राइवेटाइजेशन जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं वीकर सोसाइटी का, जो वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी का, वो अनदेखा हो जाएगा। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए। और देखो और क्या हुआ प्राइवेटाइजेशन का ड्रॉबैक, कहीं ना कहीं इससे प्राइवेट बड़ी कंपनियों की मोनोपोली भी क्रिएट होने लगी, जिसका फायदा कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को मिलना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि भाई प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी पावर्स क्रिएट कर ली और अपनी मोनोपोली बना ली, ताकि वो दूसरों को एक्सप्लॉइट कर सके। तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की ये 3 कह लो लिमिटेशन रह गए, या 3 केसेस ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। ठीक है जी, तो भेजो इसका थम्स अप की समझ आ गया। ओके, ओके, ठीक है जी। उसके बाद
एक छुटकू सा कॉन्सेप्ट। अब ये बताओ कि आप जितने भी बच्चे यहां बैठे हो आज सभा में, क्या आप सारे ही बच्चे नालायक हो? बताओ, क्या जितने बच्चे यहां बैठे हैं अभी सभा में आज, क्या सारे ही बच्चे नालायक हैं? क्या सारे ही पीएसयू इनएफिशिएंट हैं? क्या सारे ही पीएसयू लॉस मेकिंग है? भाई इतने बड़े कीचड़ में, भाई कहीं तो कमल का फूल भी खिलेगा, इतने बड़े कीचड़ में कमल का फूल भी तो होगा ना। तो ऐसे कमल के फूल को कहते हैं नवरत्न। आहा, नवरत्न। तो आप नलायकों की टोली में भी मुझे पता है कि एक दो कमल के फूल, एक दो नवरत्न हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारी लॉस मेकिंग पीएसयूज के अंदर कुछ मुनाफा कमाने वाली भी पीएसयूज थीं, जिन्हें बोलते हैं नवरत्न्स। अब ये बताओ 1997 में कितनी नवरत्न कंपनियां थीं? बताओ, ये देखो, हाँ वेरी गुड, 9 है ना। तो उनके नाम हमने लिख ही रखे हैं, वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, सारे रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन 9 पीएसयू कंपनियां थीं जो प्रॉफिट मेकिंग थीं। और आज बताओ कितनी नवरत्न है आज? अरे वाह, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो अपने को याद होनी चाहिए। तो आज हैं 17 नवरत्न पीएसयूज, ठीक है ना। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो अब एक बार पूरे इस पेज का थम्स अप भेजो कि प्राइवेटाइजेशन की सारी कहानी क्लियर। ओके, ठीक है, ओके। फिर आया तीसरा स्तंभ और आखिरी स्तंभ, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेटिंग। अब इंटीग्रेटिंग सुनते ही आधे बच्चे बेहोश हो जाएंगे, इंटीग्रेशन वाले। इंटीग्रेटिंग द डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी कि इकोनॉमीज को जोड़ना, दुनिया की अलग अलग इकोनॉमीज को एक बना देना, यानी कि ऐसा लगे कि पूरी दुनिया जो है वो एक है, ऐसा लगे, उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन वाली दुनिया कैसी नजर आएगी वो मैं आपको इधर दिखाता हूं। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? पूरी दुनिया एक हो जाएगी तो कैसा नजर आएगा नजारा? ट्रेड बैरियर्स हट जाएंगे, यानी कि कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं है। आपको यूएस से सामान भेजना है, भेजो। यूके से सामान खरीदना है, खरीदो। कोई बैरियर नहीं है, कोई भेदभाव कुछ नहीं है। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, आ सकता है। इंडिया से यूएस, यूएस से यूके, कहीं भी पैसा फ्रीली घूम सकता है। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तीसरे कंट्री, चौथे कंट्री फ्रीली घूम सकती है। पूरी दुनिया एक है बच्चों। फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, मजदूर एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह फ्रीली घूम सकता है। एफडीआई बढ़ जाएगा, जिसको जहां इन्वेस्ट करना है करे। हमारे देश में फॉरेनर्स बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अब कोई रोक टोक नहीं है। एफडीआई बढ़ जाएगा। और 5वां कंपोनेंट, ये थोड़ा स्पेसिफिक है तो इस पे भी आता हूं। तो ये तो हो गए ग्लोबलाइजेशन के कुछ कॉमन कंपोनेंट्स। जब हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन हुआ तो ये बातें हुई, बैरियर्स हट गए, कैपिटल आसानी से आ सका, टेक्नोलॉजी आसानी से आ सकी, लेबर आसानी से मूव हो सकी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गए। और हमारे देश में क्या हुआ? पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, रुपी की पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी होनी शुरू हो गई। अब ये कोई बताएगा पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब? पहले आप भेजो क्या होता है। सर ये क्या पूछ लिया? पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ये क्या होता है? चलो तो सुनो ध्यान से मेरी बात।
हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, तालियां। सही, हाँ बिल्कुल सही, मतलब जो मैं बोलने वाला था उससे बेहतर आंसर मुझे मिल गया। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है, कन्वर्टेबिलिटी मतलब कि हम अपने रुपी को किसी दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं, इसे कन्वर्टेबिलिटी बोलते हैं। भाई मैं दुकान पे गया, मैं अपना लेके गया, मान लो 70 रुपए लेके गया, मैंने कहा भैया ये लो 70 रुपए ले लो, अब मुझे $1 दे दो इसकी जगह। तो इसका मतलब मैंने क्या करा, मैंने रुपए देकर डॉलर ले लिया, इसे बोलते हैं कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्ट कर लिया। अब पार्शियल वर्ड पहले लग गया, पार्शियल का मतलब ये थोड़ा थोड़ा, पूरी तरह से नहीं। अब ऐसा नहीं कि मैं अपना 100 करोड़ रुपए बोरे में बांध के ले गया और मैंने कहा भैया लाओ ये 100 करोड़ लो, अब मुझे डॉलर्स दे दो खूब सारे, इतना नहीं, इतना नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ, थोड़ा 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 अब अपने रुपए को हम दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते थे। इस चीज को बोलते हैं पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। समझ आ गया जी? ओके, हाँ थोड़ा थोड़ा आप कन्वर्ट कर सकते हो लिमिट में। ठीक है, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब ग्लोबलाइजेशन आया हमारे देश में तो उस क्या कंपोनेंट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है ना। तो मैंने 6 लिख रखे हैं, 6 में से 5 भी आपको याद रहे तो 4 तो लिख ही दोगे एग्जाम में, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो। अच्छा, अब ग्लोबलाइजेशन से जो एक नया कॉन्सेप्ट जिसने जन्म लिया उसका नाम है आउटसोर्सिंग। आउट मतलब बाहर, सोर्सिंग मतलब काम देना। तो इसका मतलब हो गया हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। मतलब हमने कोई बिजनेस सर्विस किसी विदेशी कंट्री से ली या विदेश से ली, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। या किसी फॉरेनर ने कोई सर्विस हमसे ली, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज आउटसोर्सिंग। भाई मान लो मुझे किसी डॉक्टर की सर्विस लेनी पड़ी, या मुझे किसी लॉयर की सर्विस लेनी पड़ी, या कल को किसी को टीचर की सर्विस लेनी पड़ी और उसे लगेगा कि भाई इंडिया के टीचर बेकार है, इंडिया के डॉक्टर बेकार हैं, इंडिया का लॉयर बेकार है, हम तो यूएस के लॉयर को हायर करेंगे, हम तो यूएस के टीचर को हायर करेंगे, और आपने उसकी सर्विस ले ली, बस उसे क्या बोलेंगे, आउटसोर्सिंग। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आउटसोर्सिंग का जो सबसे ज्यादा मजा हुआ भारत में वो हुआ आईटी कंपनियों को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों को। उस सेक्टर में समझ लो एक बहुत बड़ा बूम आ गया। तो इंडिया जो है उस समय, ये 1990s और 2000 की बात है, उस समय भारत में बहुत ही जबरदस्त यंग मैन पावर था और इतने सारे उस समय कॉल सेंटर्स खुल गए, बीपीओ, केपीओ की इतनी सारी सर्विसेज फॉरेनर्स, जिसमें स्पेशली यूएस और यूके हमारी लिया करते थे। तो हमारी आईटी कंपनियां उस समय बहुत ज्यादा बूम कर गई, बहुत ज्यादा ग्रो कर गई। HCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, ये सब। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आउटसोर्सिंग का। तो आउटसोर्सिंग का थम्स अप भेजो। ओके, ठीक है। और फिर आप बताओगे लास्ट कॉन्सेप्ट, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी संस्था। ऑन बताओ, तारीख बताओ, डेट, एग्जैक्ट डेट। एक बच्चे ने गलत भेजी, एग्जैक्ट डेट। हाँ, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे बच्चों, ये तब की बात है। 1 जनवरी 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इट रिप्लेस्ड, इसने हटा दिया था, किसको हटा दिया था, इसने हटा दिया था GATT को हटा दिया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ।
तो GATT को लात मार के 1 जनवरी 1995 को आ गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसमें कि भाई ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, इसके फंक्शन क्या है। तो देखो पहले हम समझते हैं चीज को। भाई मान लो किसी क्लास में अलग अलग बहुत सारे बच्चे हैं और हम चाहते हैं ये बच्चे जो हैं बिल्कुल यूनिटी से एक बन के रहें, ये एक बन के रहें। तो किसी की ड्यूटी लगाई जाएगी, एक मॉनिटर को चुना जाएगा। अब उस मॉनिटर का क्या काम है, तो WTO का क्या काम है, फोरम फॉर मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस। अब भाई दो देशों को आपस में कुछ नेगोशिएशन करने कि भाई ये पेन ना मैं तुम्हें 10 रुपए में बेचूंगा, वो कह रहा है नहीं मैं तो 8 रुपए में खरीदूंगा। तो नेगोशिएशन होगा दो देशों के बीच में। तो ये नेगोशिएशन फोन पे नहीं करेंगे वो, या फोन पे भी कर सकते हैं वो, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म कौन डिसाइड करेगा या इसका फोरम कौन है, WTO है। वहां पे ये सारी नेगोशिएशंस होंगी, उनकी जानकारी में रहकर ये सारी नेगोशिएशंस होंगी। भाई दो बच्चे आपस में डील कर रहे हैं तो मॉनिटर कहेगा अच्छा बताओ क्या कह रहे हो तुम क्या कह रहे हो, तो उसकी निगरानी में ये डील होंगी। फैसिलिटेट ट्रेड एग्रीमेंट। अब हो सकता है ट्रेड एग्रीमेंट बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल हो। भाई दो बच्चे आपस में कोई समझौता कर रहे हैं या 4 बच्चे मिलकर आपस में समझौता कर रहे हैं, तो मॉनिटर कहेगा मुझे दिखाओ क्या एग्रीमेंट है, क्या समझौता कर रहे हो। मॉनिटर कहेगा दिखाओ तुम चारों क्या कर रहे हो। तो WTO क्या फैसिलिटेट करता है, ट्रेड एग्रीमेंट। अच्छा उसके बाद दो बच्चों की लड़ाई हो गई, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, तो मॉनिटर क्या कहेगा, चुपचाप खड़े रहो, क्या लड़ाई है मुझे बताओ मैं सुलझाऊंगा। तो रिजॉल्व करना ट्रेड डिस्प्यूट्स, दो देशों के आपस के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट हो गया तो उसको सुलझाएंगे। चौथा, अब ये बच्चा इस बच्चे से ज्यादा टैक्स ले रहा है, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री पर बैरियर लगा रही है टैक्स की, तो उसको हटाएगी WTO, कहेगी नहीं ये सब नहीं करना, रिड्यूस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ज्यादा टैक्स नहीं लगाना। मॉनिटर ध्यान रखेगा कि कहीं एक बच्चा दूसरे बच्चे से ज्यादा टैक्स तो नहीं ले रहा, इस बात का ध्यान रखेगा। और WTO कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करता है। भाई एक बच्चे को कुछ पॉलिसी बनानी है तो मॉनिटर कहता है चल मैं हेल्प कर देता हूं तेरी, मैं तुझे बता देता हूं। तो ऐसी WTO किसी भी कंट्री की, अपने मेंबर कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प कर देता है। तो ये 5 फंक्शंस हैं WTO के। तो भेजो थम्स अप। तो एक हो गया नेगोशिएशन, ठीक है, मतलब दो बच्चों के बीच में नेगोशिएशंस करवाना। ट्रेड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब समझौता, दो कंट्रियों के बीच या 3 कंट्रियों के बीच, 4 कंट्रियों के बीच कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, कुछ समझौता हो रहा है, तो वो समझौता भी WTO करवाएगा। लड़ाई झगड़े निपटाएगा WTO। अगर किसी ने टैरिफ लगा रखा है उसको कम करेगा WTO, और देश की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में मदद करेगा WTO। तो बोलो ये पूरे पेज का थम्स अप भेजो, पूरा ग्लोबलाइजेशन क्लियर। ओके ओके ठीक है। तो तीनों स्तंभ खत्म, तीनों स्तंभ खत्म, पॉलिसी खत्म। अब क्या बचा चैप्टर में लास्ट, अब ये पॉलिसी कैसी थी, इवैल्यूएशन करेंगे अब इस पॉलिसी का, इस LPG के इंपैक्ट्स के बारे में देखेंगे कि ये पॉलिसी कैसी थी। तो इस पॉलिसी के हैं कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स, ओके, इस पॉलिसी के हैं कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स, ओके। तो पहले अच्छी बातें करते हैं। तो क्या है सर पॉजिटिव इंपैक्ट्स, तो पॉजिटिव इंपैक्ट्स बताओ सर। हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुई, बढ़ गई। हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स क्या हुए, बढ़ गए। हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या हुए, बढ़ गए। हमारे देश के एक्सपोर्ट्स क्या हुए, बढ़ गए। हमारे देश की कॉम्पिटिटिवनेस क्या हुई,
बढ़ गई। हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ बताओ? हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ? अच्छा, पक्का? हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। भाई फिस्कल डेफिसिट तो पहले बढ़ा हुआ था, वो तो कम करना था ना ऑब्जेक्टिव, तो वो हुआ भी, कम हुआ फिस्कल डेफिसिट। तो ये पॉजिटिव है कि फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार की बोरोइंग्स वो कम हुई। और इन्फ्लेशन क्या हुआ? महंगाई बताओ क्या हुई? इन्फ्लेशन क्या हुआ? नालायक। इन्फ्लेशन कम हुआ। बस, तो कितने बढ़िया फर्रा बन गया आपका पॉजिटिव इंपैक्ट्स का। 5 बातें बढ़ गई, 2 बातें कम हो गई। और थोड़ा सोच के भी तो चलो, ये नहीं कि सब में बढ़ गई लिख दिया। ग्रोथ बढ़ गई, फॉरेन निवेश बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई, और फिस्कल डेफिसिट कम हो गया, बोरोइंग और महंगाई कम हो गई। अच्छी अच्छी बातें लिखनी है ना, ये सब अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। तो अच्छी बातों का थम्स अप भेजो। ओके, ओके। और नेगेटिव इंपैक्ट्स, बेकार नेगेटिव इंपैक्ट्स। अब एलपीजी के चलते सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर तो बढ़िया हो गया, और हमने ये पढ़ भी रखा है कि कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर तो अच्छा चल गया। लेकिन एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या है इस पॉलिसी से जो हुआ, हमारा प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चरल सेक्टर नेग्लेक्ट हो गया, पीछे छूट गया, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। दूसरा, फॉरेन कंपनीज ने अब अपना सामान इतना ज्यादा भारत में देना शुरू कर दिया कि अब उन्होंने अपनी एक ग्रिप बना ली भारत के मार्केट में। तो यानी कि जिसका मेन उदाहरण है चाइना ने रिसेंट ईयर्स में अपना इतना सामान बाकी देशों में डंप करना शुरू कर दिया कि लोग मजबूर हो गए, और कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनियों ने हमारे भारत के मार्केट पर अपनी पकड़ बना ली। तीसरा, कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है कि भाई अब इतने सारी कंपनियां इतने सारे प्रोडक्ट्स बना बना के मार्केट में बेचने लगी कि भाई जिन चीजों की जरूरत भी नहीं है लोगों को, वो भी मजबूरन खरीद लेते हैं। और खरीदने के लिए जब पैसे भी कम पड़ते हैं तो उल्टा बोरो करके खरीद लेते हैं। इस चीज को कंज्यूमरिज्म बोला जाता है, कि जब लोग मजबूर हो जाएं बहुत चीजें खरीदने के लिए, क्योंकि इतनी चीजें अवेलेबल हैं। पहले क्या था पुराने जमाने में, भाई बाजार में गए तो 4 ही चीजें मिलेंगी, तो आदमी कितनी खरीदेगा? 4 में से 2। अब बाजार जाते हो आज, तो बाजार में मिलती हैं आपको 200 चीजें, तो कहीं ना कहीं आपसे भी 2-3 चीजें एक्स्ट्रा खरीदी जाती है ना। इस चीज को बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म बढ़ गया। चौथा, नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ। ओ माय गॉड, नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि मान लो हमारे पूरे भारत देश में अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर को मान लो मैं अलग कर देता हूं, तो हुआ ये कि ग्रोथ तो हुई, लेकिन वो सबको इकट्ठा लेकर नहीं हुई, वो पूरे सोसाइटी के सेक्शन के लोगों को इकट्ठा लेकर नहीं हुई। उसमें कुछ लोग छूट गए, रूरल सेक्टर में रहने वाला पिछड़ी सोसाइटी का आदमी रह गया, और ग्रोथ किनकी हुई? सिर्फ अर्बन सेक्टर की। तो देश तो ग्रो कर गया क्योंकि अर्बन सेक्टर ग्रो कर गया, लेकिन ये वहीं के वहीं रह गए। तो इस प्रकार की ग्रोथ को बोलते हैं नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ। नॉन इंक्लूसिव का मतलब सबको इंक्लूड नहीं कर पाए, जो पिछड़े लोग हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, वो बेचारे पीछे ही रह गए, और रिच वाला तो बहुत रिचर हो गया, ग्रो कर गया। तो इस तरह की ग्रोथ को बोलते हैं नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ। पांचवा, जॉबलेस ग्रोथ। इसमें पिछले साल सैंपल पेपर में क्वेश्चन भी था
जॉबलेस, नौकरियां नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या कि एम्प्लॉयमेंट तो कम हो रहा है, देश में नौकरियां कम हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो यह भी बड़ा खतरनाक सिनेरियो है कि मतलब देखने से तो लग रहा है इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हो सकता है भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, हम टेक्नोलॉजी का ज्यादा सहारा ले रहे हैं, मशीनों का ज्यादा सहारा ले रहे हैं, तो ग्रोथ तो बढ़ गई, लेकिन देश में जो नौजवान है, देश के जो लोग हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, वो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये भी एक खतरनाक सिचुएशन हो गई, जॉबलेस ग्रोथ। तो नौकरियां कम हैं लेकिन ग्रोथ हो रही है। छठा, इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी पड़ी थी कि सरकार क्या कर रही थी, अपनी चॉकलेट बेच रही है प्राइवेट सेक्टर को। तो अब मैं मान लो सरकार का व्यक्ति हूं, तो मेरी चालाकी देखो, ये चॉकलेट है 100 रुपए में बेचनी है, मैं अब उसको कह रहा हूं सुनो ये चॉकलेट मैं तुम्हें 20 रुपए में दूंगा, ठीक है, मुझे चुपचाप से 50 रुपए अलग से दे देना। तो सरकार ने क्या करा, करप्शन की वजह से गवर्नमेंट में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपने एसेट्स बहुत सस्ते दामों पर बेच दिए ब्लैक मनी लेने के चक्कर में। तो ये चॉकलेट वैसे 100 रुपए की बिकनी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्या करा, दिखा दिया कि 20 रुपए में बेची, बस दिखा दिया 20 रुपए में बेची, और उससे चुपचाप अपना ब्लैक मनी ले ली, 50 रुपए का कमीशन जो किसी को पता भी नहीं। तो करप्शन की वजह से ये डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो थी ये बहुत ही इनइफेक्टिव रही, बहुत बेकार रही, क्योंकि सरकार ने धांधलेबाजी करी और अपने एसेट्स को बहुत ही सस्ते दामों पर प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। भाई जिससे जान पहचान है वो मेरा रिश्तेदार है, तो उसका भी फायदा हो गया, मैंने ब्लैक मनी अपना भी ले भी रख ली। तो इस 6 पॉइंट्स में मतलब पूरी हमारी नेगेटिव इंपैक्ट्स को कवर कर लिया। तो इन 6 पॉइंट्स के लिए थम्स अप भेजो, नेगेटिव इंपैक्ट्स। ओके, अब ये बताओ, हमने मशीन का ज्यादा उपयोग करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा लिया। तो जब हम मशीनों का ज्यादा उपयोग करके प्रोडक्शन मान लो बढ़ा लेंगे, तो ग्रोथ तो हो जाएगी, है ना, इस पर क्वेश्चन भी आया था, तो ग्रोथ तो हो जाएगी। अब मजदूर जो काम कर रहे हैं उन्हें हमने नौकरी से निकाल दिया, हमने कहा भाई अब आज से तुम नहीं आओगे, तुम भी नौकरी पर नहीं आओगे। तो हमने क्या करा, हमने मान लो मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया और मशीनों से ज्यादा प्रोडक्शन करवा ली। तो मजदूर की तो नौकरी गई, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, और प्रोडक्शन मशीनों से बढ़ा दिया, तो प्रोडक्शन बढ़ गया, ग्रोथ हो गई, नौकरियां कम हो गई। तो ये हो सकता है, और ये हुआ भी है, कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट तो कम हुई और ग्रोथ हो रही है। तो दिस सिनेरियो इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ। तो अब इस पूरे पेज का फाइनल थम्स अप भेजो, पॉजिटिव नेगेटिव सब। ओके ओके ओके।